नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। शहर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को ऐसा सतत पर्यावरण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए जो मजबूत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से धन और हरित विकास को प्रोत्साहित करता हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कल के होने वाले 7वें और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाओं की सराहना की। गाजियाबाद में बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। कोविड पर विशेषज्ञ समिति ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट टीके के तीसरे चरण के परीक्षण की सिफारिश की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 178 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.66% हुई। देश के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंस एनजी ने समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए आज 1 दर्जन से अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर। न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुआई में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया और मोहाली क्रिकेट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया। पहली पारी में 400 रन की बढ़त। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को ऐसा सतत पर्यावरण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए जो मजबूत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से धन और हरित विकास को प्रोत्साहित करता हो। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर शहर में एक आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये विचार पुणे में मुलामुथा नदी के पुनरुद्धार और प्रदूषण कम करने से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद व्यक्त किए। इस नदी के 9 किलोमीटर के क्षेत्र में अमल में लाई जाने वाली पुनरुद्धार योजना पर 1080 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना के तहत कुल 11 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन होगी। श्री मोदी ने कहा कि पुणे ने सांस्कृतिक, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में अपनी पहचान मजबूत की है। भाई और बहनों, पुणे अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति की चेतना के लिए मशहूर रहा है और साथ ही पुणे ने एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। ऐसे में आधुनिक सुविधाएं पुणे के लोगों की जरूरत है और हमारी सरकार पुणे वासियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। लगभग 32 किलोमीटर की इस परियोजना पर 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री मोदी ने गरवारे मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और वहां से आनंद नगर स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। उन्होंने कहा कि पुणे मेट्रो से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्याएं समाप्त होंगी। ये मेट्रो पुणे में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। साथियों, कोरोना महामारी के बीच भी ये सेक्शन
आज सेवा के लिए तैयार हुआ है। पुणे मेट्रो के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे हर साल लगभग 25,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रुकेगा। प्रधानमंत्री ने पुणे नगर निगम के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये प्रतिमा लगभग 9.5 फीट ऊंची है। श्री मोदी ने बानेर में 100 ई बसों और ई बस डिपो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पुणे का भारत की आजादी में ऐतिहासिक योगदान रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण का सम्मान मिला। हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाएगी। आज पुणे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जल संसाधनों का महत्व समझाने के लिए शहरों और जिलों में नदी उत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत त्वरित और एकीकृत विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कच्चे तेल के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं। पुणे में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी सुविधाएं स्थापित की गई है। इससे यहाँ आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। पुणे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी आज महानगर पालिका ने अनेक काम शुरू किए हैं। बार बार आने वाली बाढ़ और प्रदूषण से पुणे को मुक्ति देने में ये सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी होने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में जो मेट्रो केवल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य कुछ शहरों में उपलब्ध थी, वो अब 24 से अधिक शहरों में उपलब्ध है या शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री ने पुणे के बालेवाड़ी में आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। संग्रहालय का मुख्य आकर्षण मालगुडी गांव पर आधारित लघु मॉडल है, जिसे श्रव्य दृश्य प्रभावों के माध्यम से जीवंत किया जाएगा। इस संग्रहालय में कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण द्वारा बनाए गए कार्टून भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कल होने वाले 7वें और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 9 जिलों के 54 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतिम चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। जिन 9 जिलों में कल वोट डाले जाएंगे वो हैं गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके के जिले हैं जहां पिछड़ापन एक बड़ी समस्या है। एक बड़ा तबका यहां बुनकर व्यवसाय से जुड़ा है, जिसके विकास के लिए सरकार ने हाल के दिनों में काफी प्रयास किए हैं। इसके साथ ही इस इलाके के कृषि उत्पादों को भी बढ़ावा दिया गया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस इलाके में सभी पार्टियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एक ओर जहां सबकी निगाहें वाराणसी पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है और पिछली बार भाजपा ने वहां सभी सीटें जीती थीं। वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ जैसे जिले भी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस चरण में राज्य सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और संगीता बलवंत बिंद शामिल है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी मैदान में हैं, जिनमें शादाब फातिमा, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल 84% से अधिक वोट डाले गए। इस चरण में 10 जिलों के 22 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। मणिपुर के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनावों की मतगणना 10 मार्च को होगी। असम में माजुली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल ही वोट डाले जाएंगे।
इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। सवेरे 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। कोविड के कारण मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के योगदान की सराहना की है। गाजियाबाद में बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि बल के जवानों ने विदेश से लौट रहे भारतीयों की उचित देखभाल की है। कोविड महामारी के दौरान भी वंदे मातरम कार्यक्रम में जब दुनिया भर से भारतीय वापिस आ रहे थे, उस वक्त हर एयरपोर्ट पर जवान बड़ी विनम्रता के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ अपने ही देश के भाइयों बहनों का स्वागत भी करता था, रिस्क भी उठाता था, संक्रमित हुआ और उसने अपनी जान भी गंवाई। वो सभी को मैं पूरे बल की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज भी ऑपरेशन गंगा चल रहा है। मैं ऑपरेशन गंगा के जितने भी दृश्य देखता हूँ, उसमें मेरे CISF के जवान को जरूर ढूंढता हूँ। विनम्रता के साथ चेहरे पर आनंद की लकीरें लिए हुए वो जवान यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को आते हुए देखता है और संतुष्टि का अनुभव करता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दुनिया का एकमात्र बहुकौशल औद्योगिक सुरक्षा बल बताते हुए गृह मंत्री ने संस्थानों की सुरक्षा में CISF की भूमिका की भी सराहना की। गृह मंत्री ने कहा कि बल की सेवा के बिना देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था संभव नहीं होगी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की यात्रा जब होगी तो अब ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई आएंगी। डिफेंस के सेक्टर में, अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर, ड्रोन के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारा प्राइवेट औद्योगिक उत्पादन भी आने वाला है। मैं जरूर CISF के DGP को कहूंगा कि एक 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसमें हम CISF को भविष्य के 25 साल के लिए तैयार करें, और एक 25 साल का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से हम CISF को शताब्दी के वर्ष में सुसज्ज करके परिणाम देने वाली संस्था के रूप में देखें। गृह मंत्री ने बल के कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। एक सरकारी समिति ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। सिफारिशों को मंजूरी के लिए इसे भारत के औषधि महानियंत्रक के पास भेज दिया गया है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के संचालन के लिए महानियंत्रक को प्रस्ताव भेजा था। देश में अब तक 178 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 26,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 9,754 लोग संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। बेंगलुरु की नेशनल एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं में विकसित और डिजाइन किए गए पहले स्वदेशी प्रशिक्षक विमान हंस एनजी ने पुदुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। पिछले महीने की 19 तारीख से शुरू हुए परीक्षण कल संपन्न हो गए। पहले दिन ये विमान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए पुदुचेरी पहुंचा। वहां 18 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद कल बेंगलुरु लौट आया।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। शहर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को ऐसा सतत पर्यावरण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए जो मजबूत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से धन और हरित विकास को प्रोत्साहित करता हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कल होने वाले 7वें और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाओं की सराहना की। गाजियाबाद में बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। कोविड पर विशेषज्ञ समिति ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट टीके के तीसरे चरण के परीक्षण की सिफारिश की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 178 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.66% हुई। देश के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंस NG ने समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए आज 1 दर्जन से अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर। न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुई में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया और मोहाली क्रिकेट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया। पहली पारी में 400 रन की बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात यूक्रेन के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ जयशंकर और पीयूष गोयल के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से ही इस मुद्दे पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत 13 उड़ानों से यूक्रेन में फंसे 2500 भारतीय आज स्वदेश पहुंचेंगे। अब तक यूक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटे में लगभग 2,900 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। उन्होंने कहा कि खार्किव से लगभग सभी भारतीय निकाले जा चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अब यूक्रेन के सूमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बताया कि पेसोचिन से सभी भारतीय सुरक्षित निकल चुके हैं। दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी भारत की प्राथमिकता है। संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। इस विमान से 182 लोग स्वदेश लौटे हैं। इनमें अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान यूक्रेन में फंसे 210 भारतीयों को लेकर आज सुबह दिल्ली के निकट हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की तुलना युद्ध की घोषणा से की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का राष्ट्र का दर्जा खतरे में है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की कार्रवाई यूक्रेन के भविष्य पर सवाल उठा रही है। श्री पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि इसने रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और रूबल के मूल्य में गिरावट आई है। उधर रूस की सेना द्वारा यूक्रेन में अपना अभियान शुरू करने के 10 दिन बाद मारियुपोल और पूर्वी शहर वोलोनावाखा में अस्थायी संघर्ष विराम को लागू करने के प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूसी तोपखाने और हवाई हमलों की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने में बाधा आई है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत के लिए यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य डेविड अरखामिया के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता कल होगी। बेलारूस में हुई पिछली 2 बैठकों में बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सुरक्षित निकालने के लिए गलियारे पर चर्चा हुई, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन संकट पर विचार विमर्श के लिए कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही श्री बेनेट ने रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से फोन पर बातचीत की थी। इसराइल ने संकट के समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव किया है। इसराइल में बड़ी संख्या में रूसी मूल के लोग रहते हैं। यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कल रात मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की।
न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुआई में महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। भारत की ओर से राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेट, झूलन गोस्वामी और स्नेहा राणा ने 2-2 और दीप्ति शर्मा तथा मेघना सिंह ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 244 रन बनाए। पूजा वस्त्राकर ने 59 गेंद पर 67 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की अंधाधुंध गोलीबारी में 5 जवानों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना में गोली चलाने वाले 144वीं बटालियन के जवान सत्तेप्पा एस.के. की भी मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये घटना अटारी वाघा सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर खासा इलाके में स्थित सीमा सुरक्षा बल के मेस में हुई। मोहाली में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका फॉलो ऑन खेल रहा है। चायकाल तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 120 रन बना लिए थे। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 7 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी के 8 विकेट पर 574 रन पारी घोषित के जवाब में श्रीलंका की टीम 174 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर श्रीलंका पर 400 रन की बढ़त मिली। पहली पारी में नाबाद 175 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा ने 41 रन देकर 5 विकेट भी लिए। अश्विन और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये राजनीतिक समझौता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह को समाप्त करने के बारे में था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने मार्च और अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च की शुरुआत की। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. मार्च के अंत में बापू की गिरफ्तारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दी। 1930 के अंत तक हजारों भारतीय जेल में थे और इस आंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थी। लॉर्ड इरविन इसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। संधि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस
संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को वापस लेगा। ये भी सहमति हुई कि अंग्रेज नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिली। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता बीजू पटनायक के नाम से विख्यात विजयानंद पटनायक को भी याद करते हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार माने जाने वाले बीजू को प्यार से कलिंग के नायक और कलिंग के खारवेला के नाम से भी जाना जाता है। बीजू पटनायक ने ओडिशा के रेवेनशॉ कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन विमानन में उनकी रुचि के कारण उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। पटनायक ने एक निजी एयरलाइंस में नौकरी शुरू की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। सेवा में रहते हुए उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति में बढ़ी। बर्मा में ब्रिटिश कमांड के तहत लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को राजनीतिक पत्रक पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरे भारत में उनके ठिकाने से लेकर गुप्त बैठकों में ले जाने जैसे कार्यों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। बीजू पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और 1943 में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बीजू ने 1947 में नीदरलैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशिया की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री सुल्तान जाहरिर को औपनिवेशिक डच द्वारा निगरानी में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बचाने का जिम्मा बीजू पटनायक को सौंपा। बीजू ने सभी बाधाओं को पार किया और जावा के लिए उड़ान भरी। वे 22 जुलाई 1947 को जावा द्वीपों से सुल्तान जाहरिर और कर्मचारियों को पहले सिंगापुर और अंत में दिल्ली लेकर आए। इसके लिए कृतज्ञ इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भूमिपुत्र से सम्मानित किया था। चिरबंदिता एई माटीमा बंधने बांधी काहे अरे भूमिपुत्र सिए। 1946 में बीजू पटनायक उत्तर कटक निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब मौसम। दिल्ली और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश की संभावना है। कोहिमा और ईटानगर में बादल तथा अगरतला में कोहरा छाया रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग और आइजोल में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। शहर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को ऐसा सतत पर्यावरण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए जो मजबूत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से धन और हरित विकास को प्रोत्साहित करता हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कल होने वाले 7वें और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाओं की सराहना की। गाजियाबाद में बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। कोविड पर विशेषज्ञ समिति ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट टीके के 3रे चरण के परीक्षण की सिफारिश की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 178 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.66% हुई। देश के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंस एनजी ने समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए आज 1 दर्जन से अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर। न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुआई में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।